अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम करते थे रिकॉर्डिंग। कहाँ करते थे? जर्नल में करते थे। फिर हम करते थे क्लासिफिकेशन। कहाँ करते थे? लेजर में करते थे। उसके बाद हम करते थे समराइजेशन। यानी हम बैलेंस निकालते थे। फिर हम क्या करते थे? ट्रायल बैलेंस बनाते थे। और फिर हम क्या करते थे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और फिर हम कम्युनिकेशन करते थे। कम्युनिकेशन के बाद हम दोबारा से अकाउंटिंग यहां से करना शुरू कर देते थे। ये हमारा था अकाउंटिंग साइकिल। अब तक आप ट्रायल बैलेंस बनाना सीख चुके हो, ठीक है। हमने रिकॉर्डिंग की, जर्नल, फिर लेजर्स बनाए, फिर हमने बैलेंसिंग किया, फिर हमने ट्रायल बैलेंस किया, और अब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फाइनल अकाउंट भी बोला जाता है। इनका एक और नाम है फाइनल अकाउंट। इनको फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। हमारे पास कितने फाइनल अकाउंट्स हैं? हम मेनली 3। जब हम सोल ट्रेडर की बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं सोल ट्रेडर। जब हम सोल ट्रेडर की बात कर रहे हैं, मेनली 3 अकाउंट बनाते हैं, ठीक है। जो सबसे पहला है हमारा ट्रेडिंग अकाउंट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, अगर एक फर्म मैन्युफैक्चरिंग फर्म है यानी प्रोडक्शन करती है, तो पहले वो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाएगी, फिर ट्रेडिंग करेगी, फिर ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी। अगर वो सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी है, ट्रेडिंग फर्म है, तो सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएगी। उसके बाद हमारे पास मेन दूसरा अकाउंट होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और तीसरा होता है बैलेंस शीट। इस तरह से हम 3 मेन अकाउंट बनाते हैं। काफी बारी 4 अकाउंट हो जाते हैं। जब अगर एक मैन्युफैक्चरिंग फर्म है तो 4 अकाउंट बनाएगी, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, ये 4 अकाउंट बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग फर्म। अगर वो ट्रेडिंग फर्म है तो ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट, इस तरह से। अब यहां पर हम जो अकाउंट बनाते हैं यही हमारे रिजल्ट पता करते हैं। आपको याद होगा जब हम अकाउंटिंग करते थे, अकाउंटिंग में मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड रिजल्ट्स कैलकुलेट करना। एंड रिजल्ट्स में क्या था? ग्रॉस प्रॉफिट और लॉस, नेट प्रॉफिट और लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन, जो हम बैलेंस शीट से पता करते हैं। इस तरह से हमारे 3 मेन ऑब्जेक्टिव हैं। इन 3 मेन ऑब्जेक्टिव को पूरा करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि हमें आखिरी में प्रॉफिट पता करने हैं। हम साल दर साल कंपैरिजन कर पाए कि हमारे पिछले सालों के प्रॉफिट के कंपैरिजन में हम कितना प्रॉफिट अब कमा रहे हैं। हम जो ट्रेंड जो है हमारा बिजनेस में वो कैसा है? इंक्रीजिंग ट्रेंड है, डिक्रीजिंग ट्रेंड है, पिछले सालों से प्रॉफिट बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, हमारी कॉस्ट कैसे आ रही है, हमारी किस चीज की कॉस्ट कैसे आ रही है, क्लोजिंग स्टॉक कितना बच रहा है, इन सभी बातों के बारे में हम यहां से पता कर सकते हैं। ये हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या फाइनल अकाउंट है। एक सोल ट्रेडर का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? प्रॉफिट और लॉस पता करना। इस वजह से इनको फाइनल अकाउंट्स भी बोला जाता है, यानी साल के एंड में बनने जाने वाले अकाउंट। इसके बाद हमारे पास फिर से दोबारा से वही रिकॉर्डिंग, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन और बैलेंस शीट का, ट्रायल बैलेंस का प्रोसीजर दोबारा से शुरू हो जाएगा। ये साल के एंड में बनाया जाता है, ठीक है। अब यहां से बात करते हैं सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट की। आप जब बैलेंसिंग कर रहे थे, आपको याद होगा बैलेंसिंग, जब आप बैलेंसिंग कर रहे थे, मैं आपको थोड़ा सा याद दिलाता हूं। बैलेंसिंग के टाइम जब आप बैलेंसिंग कर रहे थे, हमारे पास 3 तरह के मेन अकाउंट है, जिसमें हमने कहा था सबसे पहले हमारे पास पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। आपको यह भी याद होगा जब बैलेंसिंग कर रहे थे तो ये 2 टाइप के अकाउंट वो अकाउंट है जिनकी हम बैलेंसिंग करते हैं, और नॉमिनल अकाउंट का हम टोटल करते हैं। और उस टोटल को, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में क्या होते हैं? सारे एक्सपेंसेस होते हैं एंड
इनकम्स होती हैं, हर प्रकार का एक्सपेंसिव। देखिए जो खर्चा है वो सिर्फ इसी साल से रिलेटेड होता है, उसका जो प्रॉफिट में से लेस किया जाएगा इसी साल में किया जाएगा, और जो इनकम है वो इसी साल के इनकम में ऐड होगी। यानी खर्चे और इनकम को हम अगले साल के लिए कैरी डाउन नहीं करते, अगले साल हम कैरी नहीं करते। इस वजह से ये जो खर्चे हैं उन खर्चों को हम इन दो टाइप के अकाउंट में ट्रांसफर किया करते हैं, यानी ट्रेडिंग और ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब कौन से खर्चे हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होंगे और कौन से खर्चे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होंगे, इस बात पे डिपेंड करता है कि उसका नेचर कैसा है, वो डायरेक्ट नेचर के हैं या इनडायरेक्ट नेचर के हैं। ठीक है, तो जो हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं, तो मैं इसको रब कर देता हूं, तो हमारे पास यहां से नॉमिनल अकाउंट में जो खर्चे हैं, कुछ खर्चे ऐसे हैं नॉमिनल अकाउंट्स के जो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, यानी जिनका बैलेंस करोगे आप ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। और कुछ खर्चे ऐसे हैं, जो कुछ खर्चे और इनकम ऐसी हैं जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर की जाएंगी। वो कौन कौन से हैं, कौन कौन से नहीं है, हम थोड़ी देर बाद में इसके डिस्कशन करते हैं। तो देखिए अब हम करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट का डिस्कशन, उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट का डिस्कशन हम आज नहीं करेंगे, मैं ट्रेडिंग अकाउंट का डिस्कशन मैं रब कर दूं इसे, इसका तो कोई ज्यादा रोल नहीं है। देखो जब हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे तो मेनली 5 ही बातें हैं और कुछ ज्यादा है नहीं ट्रेडिंग अकाउंट में। ट्रेडिंग अकाउंट क्यों बनाया जाता है, ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दो चीजें हैं, ग्रॉस प्रॉफिट या फिर लॉस और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोला जाता है, या फिर आप इसको, अब ये याद रखिएगा जो सेल होती है उसको रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन भी बोलते हैं। रेवेन्यू का मतलब क्या है, रिसीट्स फ्रॉम सेल, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाली रिसीट्स, रिसीट्स फ्रॉम सेल। रेवेन्यू का मतलब क्या था, रिसीट्स फ्रॉम सेल, और ऑपरेटिंग का मतलब यहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से होने वाला रेवेन्यू वही सेल होता है हमारा, सेल कहो या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। जब कॉस्ट की बात कर रहे हैं यानी उस पर लागत कितनी आएगी। ठीक है, थोड़ी देर बाद इसके लिए थोड़ा डीप डिस्कशन करेंगे। अब देखो हमारे पास ट्रेडिंग अकाउंट है, वो टी शेप अकाउंट होता है। यहां पर सबसे पहले लिख देंगे ट्रेडिंग अकाउंट, इस साल के एंड में बनाया जाता है, पूरे साल के लिए होता है। यहां पर लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, जो भी होगा। देखिए फॉर द ईयर एंडिंग क्योंकि पूरे साल का अकाउंट है, ये अकाउंट है, स्टेटमेंट नहीं है। जो स्टेटमेंट्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर डेट के लिए होती हैं, जैसे बैलेंस शीट हमारी स्टेटमेंट है, तो यहां पर हम क्या लेंगे, एज एट 31 मार्च, और यहां पर ट्रेडिंग अकाउंट में क्या लिखेंगे, फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि ये पूरा साल खत्म हो रहा है। अब देखिए यहां पर मेनली 5 आइटम्स होती है। पहला, सबसे पहले हमारे पास डेबिट साइड में होता है ओपनिंग स्टॉक। अब ये जो डाटा मिलेगा ये कहां से मिलेगा, अभी थोड़ा टाइम पहले हमने किया भी था कि डाटा जो है हमारे पास, जब हम ट्रेडिंग अकाउंट कर रहे थे, ट्रायल बैलेंस कर रहे थे, तो आपको याद होगा ट्रायल बैलेंस हमें बेस प्रोवाइड करता है किसके लिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए। जब आप अकाउंटिंग साइकिल कर रहे थे तो यहां पर हमने किया था ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ट्रायल बैलेंस जो है, ट्रायल बैलेंस बेस प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए, यानी ट्रायल बैलेंस के बेस पर ही हम क्या बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे। फाइनेंशियल ट्रायल बैलेंस आपको याद होगा क्या होता है, ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट था जिसमें हमारे पास डेबिट साइड में सारे डेबिट बैलेंस और क्रेडिट साइड में सारे क्रेडिट बैलेंस होते थे। ये एक स्टेटमेंट थी, अकाउंट नहीं था। ठीक है, याद होगा। और ये हमें किस लिए बनाते थे, मैथमेटिकल एक्यूरेसी को चेक करने के लिए बनाते थे, जो हमें बेस प्रोवाइड करता था फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। यानी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएंगे वो डाटा कहां से मिलेगा, ट्रायल बैलेंस। ये जो सारा कुछ हमें दिया गया होगा वो कहां दिया गया होगा, ट्रायल बैलेंस में दिया गया होगा।
ठीक है, ट्रायल बैलेंस के बारे में थोड़ी देर बाद दोबारा से डिस्कशन एक बार और करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो ट्रेडिंग अकाउंट है उसके डेबिट साइड में हम कौन कौन सी आइटम लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास होगा ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद हम लेंगे परचेज, और इसमें से अगर कोई भी परचेज रिटर्न है उसको लेस कर देंगे। परचेज रिटर्न को एक और नाम से जाना जाता है, क्या बोलेंगे, रिटर्न आउटवर्ड। हमने जो रिटर्न किया बाहर की तरफ रिटर्न किया, इसको क्या बोल देंगे, रिटर्न आउटवर्ड। कोड आउट है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरा जो आइटम होगी वो होगी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन आइटम हमारी यहां पर होंगी। इन दो आइटम में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आपको ये पता नहीं है डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, हम डिस्कशन करेंगे। देखिए उसके बाद हमारे पास यहां पर जो होगा बाय सेल्स होगा। सेल के बाद इसमें से भी लेस कर देंगे सेल्स रिटर्न, इसको एक और नाम से जाना जाता है रिटर्न इनवर्ड, यानी हमने जो माल सेल किया था वो वापस हमारी तरफ ही रिटर्न हो गया, ठीक है, इसको रिटर्न इनवर्ड कहेंगे। और दूसरा जो होगा वो होगा क्लोजिंग स्टॉक। इस तरह से मेनली दो ही आइटम होती है हमारी इस तरफ, यानी क्रेडिट साइड में, और तीन टाइप के आइटम होती है हमारे पास डेबिट साइड में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं अभी थोड़ी देर में। तो हमारे पास जो बैलेंस करेंगे हम टोटल करेंगे, टोटल करने के बाद जो हमारा डेबिट साइड का टोटल करते हैं एक्स वाई, जो एक्स लिख देते हैं यहां पर सारे, और यहां पर जो टोटल करेंगे अगर बैलेंसिंग फिगर इधर बचती है तो वो ग्रोस प्रॉफिट होगा, ठीक है, ग्रोस प्रॉफिट कैरी डाउन। अगर बैलेंसिंग फिगर इधर बचती है, ये बैलेंसिंग फिगर है, अगर बैलेंसिंग फिगर इधर बचती है तो ये होगा ग्रोस लॉस कैरी डाउन, ठीक है, समझ में आई बच्चे, ठीक है। अब देखिए हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं पहले ट्रायल बैलेंस की बात कर लेता हूं। ट्रायल बैलेंस क्या है? ट्रायल बैलेंस को हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिहाज से देखें तो उसके अंदर क्या क्या डाटा दिया गया होता है। जो ट्रायल बैलेंस होता है वो ऐसा होता है, या फिर काफी बार इस तरह से भी होता है, दोनों टाइप के हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को आपने ठीक करना भी सीखा है, ट्रायल बैलेंस को बनाना भी सीखा है। मैं एक बार हॉरिजॉन्टल ट्रायल बैलेंस की बात करता हूं। ये ट्रायल बैलेंस था। ट्रायल बैलेंस में इस साइड डेबिट साइड है और क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड में क्या क्या नजर आएगा आपको? डेबिट साइड में दो चीजें नजर आएंगी, या तो वो होगी एसेट्स या होंगे वो खर्चे। या तो होंगी एसेट्स या होंगे एक्सपेंसेस। दूसरा क्रेडिट साइड में क्या होगा? क्रेडिट साइड में भी इसी तरह दो चीजें होंगी, या तो होंगी लायबिलिटीज या होंगी इनकम्स, ठीक है। एसेट्स बैलेंस शीट में जाएंगी, इनके पहचान करना भी बड़ा आसान है। बैलेंस शीट के एसेट साइड जाएंगी, पहचान करना बड़ा आसान है। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सारी चीजें क्या होती हैं? हमारी एसेट्स होती हैं। लायबिलिटी का भी पहचान करना बड़ा आसान है, जैसे क्रेडिटर, बैंक ओवरड्राफ्ट, कैपिटल, ये सारी हमारी क्या है? लायबिलिटी। और ये भी कहां जाएंगी? बैलेंस शीट के। अब दिखाई भी इसी तरफ देंगे, यानी अगर एसेट है तो वो इसी तरह डेबिट साइड ही होगी, क्रेडिट साइड एसेट नहीं होगी, ठीक है। दूसरा एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस जो है वो दो नेचर के हैं यहां पर, एक है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरा है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इनडायरेक्ट एंड नॉन ऑपरेटिंग, ठीक है। ये दोनों ही प्रकार के खर्चे हैं और ये कहां जाएंगे? देखो आप देख रहे हो खर्चे सारे डेबिट साइड में। जो डायरेक्ट खर्चे हैं वो
ट्रेडिंग काउंट के या मैन्युफैक्चरिंग काउंट के किस साइड जाएंगे? डेबिट साइड जाएंगे। यानी ये खर्चा डेबिट साइड में, ये दोनों वैसे खर्चे सारे के सारे डेबिट साइड में जाएंगे। डायरेक्ट खर्चे जो होंगे वो ट्रेडिंग काउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, और जो ये खर्चे होंगे ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे डेबिट साइड में। यानी ये जो साइड है, इस साइड के दो ही ट्रीटमेंट है, या तो वो एसेट्स होंगे या खर्चे होंगे। अगर एसेट है तो बैलेंस शीट के एसेट साइड, अगर खर्चे हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड ही रहेगा। दूसरा लायबिलिटीज, हम लायबिलिटीज और इनकम की बात करते हैं। इनकम में हमारे पास एक इनकम है सेल्स। सेल जो है वो हमारा ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और बाकी कोई भी इनकम है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगी। और किस साइड जाएगी? क्रेडिट साइड जाएगी, क्रेडिट साइड, क्योंकि इनकम उसी तरफ होती है। हमारा जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो किस नेचर का अकाउंट है? नॉमिनल नेचर का अकाउंट है। और नॉमिनल नेचर में क्या होता है? डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ये इसी साइड आएंगे। और क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, इस तरफ रहेंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्योंकि सारे एक्सपेंसेस इधर ही जाएंगे और सारी इनकम इधर ही जाएगी। तो यानी जो क्रेडिट साइड में होगा ट्रायल बैलेंस के, वो किधर जाने वाला है? या तो सेल जो होगी वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और बाकी सारी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली हैं। किसके? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने वाली है, और ये ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाने वाला है। और इन लायबिलिटीज जो दी होंगी वो कहां जाएंगी? बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। ठीक है, दो साइड्स होती है बैलेंस शीट में, हम आगे बात करेंगे। आपको जो अकाउंट, जो आपको याद होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन, अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस शीट का ही एक इंट्रोडक्शन था। उससे आपको याद हुआ था कि एक साइड होती है जो एसेट साइड होती है, और एक दूसरी साइड होती है जिसको हम कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड कहते हैं। ये हमारे पास एसेट साइड में जाएगा। अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन के लिहाज से देखो, क्योंकि आपको ने अभी तक बैलेंस शीट नहीं देखा है, तो ये एसेट साइड जाएगा, और ये कैपिटल प्लस लायबिलिटी साइड जाने वाला है, क्योंकि लायबिलिटी में एक लायबिलिटी कैपिटल भी है। ठीक है, ये तो होगी बात। अब हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस की। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? हम बात करते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस all those expenses which are directly related with the purchase is called direct expense. ठीक है, all those expenses which are directly related with the purchase is called direct expenses. वो सारे खर्चे जो डायरेक्टली रिलेटेड है परचेज से। अब इसको समझते हैं, मैं इसको रब कर दूं बच्चों। वो सारे खर्चे जो हमारे डायरेक्टली परचेज से रिलेटेड हैं वो क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। अब देखिए, परचेज से रिलेटेड होने का मतलब क्या है? परचेज से रिलेटेड होने का मतलब है जब आप माल परचेज करते हो, जब आप माल परचेज करोगे और माल आपके पास पहुंचेगा, जब तक माल आपके पास नहीं पहुंचा है, वो उस पर लगने वाले सारे खर्चे क्या कहलाएंगे? डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहलाएंगे। लेट